नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है फेज़ 2 में, फेज़ 3 में और फेज़ 4 में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न बता दूंगा कि हर एक सब्जेक्ट से, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो करंट अफेयर है, वो चाहे जीके का सेक्शन है, चाहे वो साइंस का सेक्शन है, किस पैटर्न पे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो आप एनालिसिस देख रहे होते हो पर डे, उससे कितना डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको फेस करना पड़ सकता है अभी जिनका पेपर नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट से रिव्यू लिए हैं। वो सीजीएल का बंदा भी ग्रुप डी के एग्जाम में बैठा है और जो रेलवे के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था, मैंने पूरी की पूरी A to Z उनसे बातें करके ये एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या सेफ स्कोर हो सकता है अब आपके जो फेज़ 1 हो गए हैं उसके बाद, और अभी जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकती है, इसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। देखिए, पूरा का पूरा पेपर हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं बहुत जल्दी, 10 से 15 मिनट के अंदर। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे मैथ्स में। देखिए, मैथ्स का सेक्शन, देखिए जो भी आप एनालिसिस देख रहे होंगे या जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, हालांकि 25 में 25 आपके क्वेश्चन मिल जा रहे होंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, बट चीज़ें समझिएगा ध्यान से, क्या वहाँ पर अंतर आपको फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले मैथ सेक्शन को ले रहे हैं। देखिए, ये मैथ सेक्शन जो इस बार का पेपर आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है ये, ठीक है। मतलब आप इसे मॉडरेट, जो देखिए दो रेंज होता है, तीन रेंज की बात कर रहे होते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। तो ये जो मैथ्स का सेक्शन आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे है और इजी से बहुत ऊपर है। मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है, मतलब मॉडरेट भी बोल सकते हो या मॉडरेट से 19 एक कम है, यानी कि 20 है तो वो 19 लेवल पे आ रहा है। ये चीज़ें समझ लीजिएगा। लेकिन मैथ में अब क्या आपको दिक्कतें कर रही है वो चीज़ को समझिएगा, क्या फोकस किया जा रहा है उस पर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा फोकस इनका सिंप्लीफिकेशन वगैरह में है। सबसे जो मेन टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, जो बोर्ड मास वगैरह होता है वहीं से आपके 5 से 7 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से बन रहे हैं, जिसमें आपका मेंसुरेशन आ रहा है, 2D 3D आ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस आ रही है, अलजेब्रा आ रही है, और आपका आपका क्या बोलते हैं जो द्विघात समीकरण है, अलजेब्रा में ही वो आ जाता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन इधर से ही कम्बिनेशन होकर के आपके क्वेश्चन पैटर्न बन रहे हैं। मतलब 12 से 13 सवाल, 50% जो आपके मैथ्स यहाँ से कवर किए जा रहे हैं केवल इन टॉपिकों से। फिर उसके बाद जो आपका जो बच जा रहा टॉपिक, जैसे कि डीआई से आपके जो सवाल, अब देखिए मैंने क्या कहा, मॉडरेट से थोड़ा सा कम। तो ये जो अभी तक मैंने जो टॉपिक का नाम बताया, 12 से 13 सवाल, ये इजी डुएबल है, आप बना लेंगे आराम से। लेकिन हो क्या रहा है, डीआई के 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं और हर एक डीआई से एक सवाल आ रहा है। तो वो चाहे आपका टेबुलर फॉर्म में भी पूछ लिया जा रहा है, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में भी पूछ लिया जा रहा है, या फिर बार ग्राफ के फॉर्म में भी पूछ लिया जा रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है, ठीक है, समझिएगा, जेन्युइन और बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दिक्कत ये आ रही है कि पेपर जो क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपको टाइम टेकिंग हो जा रहे हैं। क्या कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, फिर लेफ्ट भी आपको साइड करना पड़ रहा है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, और फिर आप उस डाटा को लिखते हो, फिर क्वेश्चन पढ़ते हो, उसमें से कुछ मिस हो जा रहा हो तो फिर से डाटा पढ़ रहे हो कि क्या पूछा जा रहा है, किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, या किससे किसके डिफरेंस का एवरेज पूछा जा रहा है, या परसेंटेज पूछा जा रहा है। ये टाइम टेकिंग यहाँ डीआई में आपके निकल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़, मैथ्स का जो आपको दिक्कत फेस करवा रहा है आपका डीआई, यहाँ पर ये 2 से 3 सवाल। उसके बाद आपके जो जैसे कि एज के क्वेश्चन आ जा रहे हैं आपके, ठीक है, रेशियो से आपके, परसेंटेज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। मिक्सचर एलोगेशन इसी में आप रख लेंगे, ठीक। उधर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह 1-2 क्वेश्चन, और डिस्काउंट से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपका पूरा का पूरा, और साथ के साथ ये याद रखें आप स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से भी आपके 2 से 3 सवाल। अब ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है स्टैटिस्टिक। कैसे तो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो डायरेक्ट आपको पूछ लेगा, या तो फिर मोड के फॉर्मूला, मोड का जो फॉर्मूला था, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन होता है, एक तो इस पे पूछ ले रहा है, या फिर वो मीन पूछ रहे हैं। मीन कैसे पूछ रहे हैं इस चीज़ को याद रखिएगा। मीन जो पूछ रहे हैं ये इस तरह से पूछ रहे हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। मतलब जो बारंबारता का नीचे हम जो समेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे क्या किया गया था, एक बार एक शिफ्ट में एफ की वैल्यू तो दे दी गई थी और साथ के साथ एक्स की वैल्यू भी दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपने मीन निकाल लिया डायरेक्ट फार्मूला को मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पर देखा गया क्या कि यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी गई थी, इंटरवल में दे दी गई थी। मतलब कि क्लास इंटरवल, मतलब कि बोलते हैं ना कि क्लास इंटरवल, मतलब जैसे कि बोले कि 10 से 15
15 से 20, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी 5 4, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको x निकालना पड़ रहा था, ठीक है, यहाँ पर x निकालना पड़ रहा था, फिर यहाँ x निकाल करके फिर आप मीन का फॉर्मूला लगा रहे, तो समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, एक इस टाइप का पूछ ले रहा है। या फिर और अगर ईजी भी पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट वो पूछ लेंगे मिड वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 10 15 दे करके क्लास इंटरवल, और देखिए 4 5 दे देंगे वो क्लास इंटरवल, जैसे कि 10 से 15 दे देंगे, 15 से 20 दे देंगे, 20 से 25 देंगे, पूछेंगे कि 15 से 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, ठीक है। या फिर ये पूछ रहे हैं, या फिर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया जा रहा है, या वेरिएंस पूछ लिया जा रहा है, या इसके अलावे आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछ लिया जा रहा है फॉर्मूला बेस्ड। ये 2 से 3 सवाल यहाँ से बन जा रहे हैं। तो आपका पूरा का पूरा मैथ का एनालिसिस मैंने दे दिया। 12 से 13 सवाल आपका उधर सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, एडवांस पोर्शन से, 3 से 2 सवाल आपके डीआई से बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप रख लीजिए अर्थमेटिक सेक्शन से, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, इधर जितना भी सेक्शन बचता है, लाभ हानि हो गया, उसके बाद आपका ये रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, 5 क्वेश्चन, और बाकी जितने सवाल बच रहे स्टैटिस्टिक्स, और कुछ 1 2 मिसलेनियस से भी आपके सवाल बन जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यहाँ से एवरेज के सवाल बन रहे हैं, ठीक है, एवरेज मतलब एवरेज स्पीड निकालने यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैथ्स का ओवरऑल खत्म हो गया। अब बात करेंगे 5 मिनट के बाद रीजनिंग की, ठीक है, 5 मिनट मैंने लिया मैथ्स में। रीजनिंग, ये बहुत अच्छा सेक्शन आपका इस बार पूछा जा रहा है रीजनिंग, और ये बिल्कुल चैलेंजिंग आपका सब्जेक्ट बनने वाला है इस बार आरआरसी ग्रुप डी में, क्योंकि जैसे कि लोग ने बातें करते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन 30 आ रहे हैं, और सभी का एक धारणा है कि रीजनिंग इजी होती है, लेकिन जो पैटर्न में चेंजेस किया गया, देखिए पूरा का पूरा ये ग्रुप डी जो चला गया है, रीजनिंग की मैं बातें कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न पे चला गया हुआ है, ठीक है, इस बार की। अच्छा, एक चीज़ मैथ्स में मैं ये बताना भूल गया कि अप्रॉक्सीमेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने अप्रॉक्सीमेशन की बात नहीं की थी, तो 1 से 2 सवाल आपका अप्रॉक्सीमेशन से भी पूछा जा रहा है, 2D 3D मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, ये मैंने बता दिया। तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन ये सब कहाँ आपको मिलता था, जब आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब आपने देखा होगा अप्रॉक्सीमेशन मैथ्स में, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं रीजनिंग की, तो ये रीजनिंग देखिए किनका अच्छा पेपर जा रहा है रीजनिंग के सेक्शन में, खास करके जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है, ठीक है, बैंकिंग के एस्पिरेंट्स जो है, या फिर एसएससी के जो बहुत अच्छे एस्पिरेंट्स हैं उनके अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि हर एसएससी के एस्पिरेंट्स का एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है यहाँ पर भी। रीज़न यही है कि वो भी उस लेवल पे रीजनिंग को तैयार नहीं करते हैं एसएससी, लेकिन जो अच्छे लेवल पर तैयारी किए हैं, क्योंकि रीजनिंग का पूरा पैटर्न बैंकिंग का पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या क्या सवाल आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, मैथ्स का पैटर्न बिल्कुल ईजी है, इसलिए बैंक का स्टूडेंट भी बना ले रहा है, एसएससी भी बना ले रहा है, और रेलवे का स्टूडेंट भी बना रहा है। रीजनिंग में देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट पजल आ रहा है। देखिए पजल कह ले तो पजल ना कह करके आप उसे सीटिंग अरेंजमेंट ही रखिए, कुछ ऐसा पजल नहीं है कि बहुत टफ पजल आ रहा। दिक्कत ये हो जा रही है कि स्क्रीन को पढ़ना पड़ रहा है, और आपको ऊपर नीचे करना पड़ जा रहा है, फिर लेफ्ट राइट भी करके आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ रही है आपको रफ शीट में, उसके बाद आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ा, और वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाने के बाद आंसर नहीं मिल रहा है, या आंसर गलत मिल जा रहा है, या फिर नहीं मिलने के बाद आप उसको दोबारा पढ़ रहे हो, और उस दोबारा में ही आपका टाइम टेकिंग हो जा रहा है। अब इस 4 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में क्या हो रहा है कि एक ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट होगा जो आपका जो आपको टाइम को लेगा ही, कंज्यूम करवाएगा। अगर जितना जल्दी आप उसको बना लिए तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप उसको स्किप करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट किए नहीं बना स्किप करके निकलिए, क्योंकि वही सवाल है जो आपको रोकने वाला होगा एग्जाम में। ये हो गया सीटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 सवाल। कुछ भी इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है उसको भी हम बता दे रहे हैं। एक तो आपका सर्कुलर फॉर्म, स्क्वायर बेस में पूछा जा रहा है, सर्कुलर फॉर्म में पूछा जा रहा है, लीनियर फॉर्म में पूछा जा रहा है, या तो लीनियर फॉर्म में वो दे रहे हैं डायरेक्शन नॉर्थ में बैठे हुए हैं 6 आदमी 8 व्यक्ति, या फिर लीनियर फॉर्म में वो अनसर्टेन नंबर पे दे रहे हैं, मतलब कि आपको बताया नहीं गया कितना नंबर, आपको बताना है कि कितने पर्सन बैठे हैं, 20 22 23 कितना पर्सन बैठे हैं, इस तरह के आपको पूछा जा रहा। और पजल में आप बात कर ले तो फ्लोर बेसिस दे दिया जा रहा है कि मंडे संडे इस तरह से रखा गया, ये इसको लाइक करता है, इस बुक को रेड बुक, इस तरह के 1 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं। तो कंफर्म सीटिंग अरेंजमेंट पजल के सवाल कैसे आ रहे हैं। अब आ जाइए 2 सवाल आपके जो है इनइक्वलिटी से आ रहे हैं, बहुत ईजी है, आराम से डुएबल, जो बैंकिंग में पूछा जाता है उससे बहुत नीचे का सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड। देखिए स्टेटमेंट में आपको पूरा मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे आर्ग्यूमेंट हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, चाहे पूर्व धारणाएं की बात की जाए, जो भी आप ले लीजिए, यहाँ से आपके 5 से 6 सवाल बन रहे हैं, ठीक है, 5 या तो 4 भी बन रहे हैं, कम से कम 4 से 5 सवाल आपके यहाँ से बन रहे हैं। और एक आप सिलोलिज्म ले लीजिए, 1 से 2 सवाल, मतलब 5 से 7 सवाल आपके पूरा सिलोलिज्म और स्टेटमेंट पूरा मिला करके 5 से 7 सवाल आपके बन गया। यानी कि इधर आपका पूरा का पूरा 5 सवाल स्टेटमेंट सीटिंग अरेंजमेंट, और इधर 6 से 7 सवाल स्टेटमेंट, यानी कि 12 सवाल इधर आपके हो जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपका सवाल पूछा जा रहा है, 4 से 5 सवाल कोडिंग डिकोडिंग है। अब कोडिंग डिकोडिंग में कैसे पूछा, एक तो अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग पे पूछ लिया जा रहा है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल दिया जा रहा है। देखिए अल्फ़ा कोडिंग क्या होता है, जैसे कि आपको दे दिया जा रहा है BH
NTPCL, ठीक है, और इसको कोड किया जा रहा है यहाँ NTPC से, ठीक है, NTPC से। तो यहाँ पे भेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आप इसके बीच रिलेशन निकालिएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, एक तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है आपको अल्फ़ाबेटिकल में, जैसे कि यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल में पूछ लिया जा रहा है कि अच्छा ये आपको अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज दे दिया जा रहा है, जैसे कि AB हो गया, @ हो गया 1 2 3 4 5 DEF, इस तरह से सीरीज दे करके यहाँ से आपको पूछा जा रहा है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट के फोर्थ, राइट के फोर्थ, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तीसरा सवाल क्या किया जा रहा है यहाँ पे, आपको जो है एक सीरीज दिया जा रहा है। सीरीज में क्या बोला जा रहा है कि सीरीज दे दिया जाएगा, सीरीज में बोला जाएगा कोई नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको इवन नंबर को बोला जाएगा कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या ऑड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर ऑड नंबर को इस जो सीरीज दिया उसको हटा करके लेफ्ट से फोर्थ में या लेफ्ट राइट से सेवन्थ में कौन सा संख्या आएगा, इस तरह से, या वॉवेल से पूछ लिया जाएगा, या फिर अल्फा कॉन्सोनेंट दे करके पूछ लिया जा रहा है। इस तरह से एक सवाल और आ रहा है। उसके बाद आपका जो एक सवाल बन रहा है जैसे कि रिलेशन बेसिस पे, जैसे कि 24 का संबंध यहाँ पे दे दिया जा रहा है 48 से, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका 25 का संबंध क्या चीज़ होगा, तो 58 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये इजी मैंने बताया है एग्जांपल के फॉर्म में। इस तरह से आपको रिलेशन निकालने का मतलब कि इनके बीच में क्या संबंध, इस तरह से 4 से 5 सवाल कोडिंग डिकोडिंग। तो इधर से 12 4 16 से 17 सवाल आपके रीजनिंग पे इधर से बन रहे हैं। अब बच रहे हैं आपके कितने सवाल, तो 12 से 13 सवाल जो बच रहे हैं वो आपका पूछा जा रहा है। देखिए कहाँ से, एक तो आपका पूछा जा रहा है आपका ब्लड एंड रिलेशन से, एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है, कहीं कहीं किसी से अपने ब्लड रिलेशन नहीं भी पूछे जा रहे, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपके जो सवाल बन रहे हैं नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये 2 सवाल कैसे बने जा रहे हैं, अगर आप उस पर डिफरेंस लेंगे, एक डिफरेंस से नहीं बन रहा तो 2 डिफरेंस लीजिए, या फिर क्यूब करिए, या फिर आप उसका स्क्वायर करिए, यहाँ से आपके रिलेशन बन जा रहे हैं, या फिर उसको मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस करिए तो वो रिलेशन निकल जा रहा है यहाँ से। तो ये 2 सवाल ऐसे बन रहे हैं यहाँ से। इसके बाद आपका जो सवाल बन रहा है आपका क्या चीज़ हो गया, कोडिंग। अच्छा, एक ये सीरीज जो होता है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जैसे रहता है, जैसे कि इसको इस तरह से रहता है ए, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, फिर बी रहता है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। इस तरह से आपके 1 से 2 सवाल, मोस्टली एक सवाल आपके यहाँ से पूछ ही जा ही रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद आपका डायरेक्शन से 2 सवाल पूछा जा रहा है, ये भी याद रखिए, डायरेक्शन से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। इजी सवाल है, डिस्टेंस निकलवाना पूछ रहा है आपसे, या फिर डायरेक्शन वो डायरेक्ट पूछ ले रहा है। अभी तक परछाई वगैरह से सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन करके जाइएगा। इसके बाद क्लॉक और कैलेंडर से एक सवाल है, या तो क्लॉक से पूछ रहे हैं या तो कैलेंडर से पूछ रहे हैं, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है ये सवाल। इसके बाद आपके जो सवाल बन रहे हैं क्लॉक कैलेंडर हो गया, डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया। अच्छा, डाइस वगैरह सभी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ना ही नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल द रीजनिंग का पूरा मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जो दिक्कतें क्या की है आपको, जो दिक्कतें मैंने बताया, सीटिंग अरेंजमेंट करवा रहा है आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत, कोडिंग डिकोडिंग में एक सवाल ऐसा होगा जिसका थोड़ा सा लॉजिक पकड़ने में दिक्कत हो सकता है आपको, बाकी ऑल ओवर सारी रीजनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया ना, जो टाइम टेकिंग है, और दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज जो है ना वो बहुत अच्छा रखा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग सकता है, या फिर ऊपर नहीं, मतलब पूरा कंसंट्रेशन आपको माइंड दिमाग जो होता है क्लास हॉल में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसे भी कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन हॉल में रखना बहुत मुश्किल होता है। एग्जाम प्रेशर है भाई, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, कितना कम हो रहा है, लोगों का बातें सुन लेना, थोड़ी सी जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आ जाते हैं, या फिर टाइम जो बढ़ रहा होता है उसके कारण भी एक टेंशन होता है। अब मेन सेक्शन जो हो रहा है साइंस, तो देखिए साइंस में अभी बताऊंगा कि कितना अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है इस बार के ग्रुप डी के पेपर जो अभी तक आए हैं। देखिए साइंस 25 सवाल, और आप जो एनालिसिस देख रहे हो उससे कई गुना अलग आपका पेपर आ रहा है। आपने बहुत लोग से सुना भी होगा कि बहुत ही टफ पेपर आ रहा हो, तो वो आप समझिए कि वो बता नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या उनको फील हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए आप 3 4 5 जो भी क्वेश्चन देख रहे हो एनालिसिस में, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, अभी यूट्यूब पर। लेकिन क्या हो रहा है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब एक तो लंबा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक एग्जांपल मैं जैसे आपको दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, एक एग्जांपल ही मैं दे रहा हूँ। ये पूछा गया सवाल है कि मेटल ऑक्साइड है आपका, ठीक है, मेटल ऑक्साइड नहीं, चलिए हटाइए, ये तो क्वेश्चन नहीं, मैं और थोड़ा इजी पूछ रहा हूँ। मेटल ऑक्साइड सुनते ही आपको डर हो जाए शायद। तो पूछा जा रहा है क्या, अंडा जो एग होता है ना, अंडा का जो छिलका होता है, एग का जो
सेल्स होता है, ठीक है। वो जो होता है एक के सेल पे ये भी नहीं बता रहा है कि ये क्या चीज़ का बना हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो बता नहीं रहा एग्जामिनर। पूछ रहा है कि एक का जो छिलका है उस पर आप HNO3, ठीक है, HNO3 एसिड आप जब डाल रहे होते हो तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो अब देखिए, अब ये आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है सोच लीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बायोलॉजिकल को भी टर्म इंक्लूड यहाँ पे किया गया है कि एग का जो बाहर, एग में जो क्या होता है अल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। और जो पीला वाला जो पार्ट होता है उसमें फैट होता है, और जो व्हाइट वाला पार्ट देख रहे होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये खैर बातें मैंने बता दी, लेकिन एक का जो बाहर वाला जो सेल बना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने जब HNO3 इसके ऊपर डाल दिया है तो इससे क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलता है और CaNO3 का होल ट्वाइस बनता है। तो ये आपको जवाब देना है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। उसके बाद और बहुत अच्छे से देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, या फिर उस सॉल्यूशन का कलर क्या पूछा जा रहा है, इस तरह से सवाल है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड रूल, या फैराडे के लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड रूल या फिर थंब रूल, तो आपको देखने में भी इजी लग रहा है, लेकिन वहाँ का जो स्टेटमेंट है ना बहुत शानदार स्टेटमेंट है। अब वहाँ जैसे स्टेटमेंट रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका जो है मतलब कि बहुत सारी लैंग्वेज में आप जब देखेंगे क्वेश्चन को तो अच्छा लैंग्वेज वहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ईजी भी आ रहे हैं, तो वही एनालिसिस में भी आप देख ले रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कर रहा हूँ कि एनालिसिस लोग गलत करवा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि पेपर में ये दिक्कतें आ रही है क्योंकि एक तो क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत लंबा मिल रहा है, साथ के साथ ऑप्शन भी सिंगल बेस्ड नहीं है, ऑप्शन भी इसी प्रकार से लंबा लंबा दिया हुआ है, ठीक है, इसी प्रकार से लंबा लंबा ऑप्शन भी आपको मिलेगा। बहुत डिटेल पूछ रहे हैं, एसिड से भी अगर वो पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट एकदम नहीं पूछा जा रहा है कि पीएच वैल्यू बता दीजिए या फिर कौन सा इंडिकेटर लिटमस पेपर, इस तरह से नहीं पूछ रहे हैं। वो पूछ भी रहे हैं तो एसिड में भी वो पूरा खाल निकाल करके पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर आप एसिड को वाटर के साथ वाटर के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, और उसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है कि आपने एसिड को वाटर सॉल्यूशन में कोई बीकर लिया उसमें डिजॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, आपने वाटर में एसिड को डाल दिया है तो फर्दर जो आप जो देख रहे होते हैं प्रोडक्ट या सॉल्यूशन में वो क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब ये आप साइंस समझ गए होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेम यही फंडा है, और आपको पता है डायग्राम भी पूछ लिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए एक चीज़, अब समय कम है तो ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ें पूछी जा रही है तो उसके पीछे आप परेशान हो जाइए। आप जो पढ़े हैं उस पर ज़्यादा रिले कीजिए, उसको ज़्यादा रिकॉल करिए, ज़्यादा रिवाइज कीजिए, टाइम मिल रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। बाकी ये 3 सेक्शन का मैंने रिव्यू दे दिया। करंट अफेयर की बात कर ली जाए 2022 से पूछी जा रही है, देखिए कह देना अच्छा है, इजी होता है, 2022 से पूछी जा रही है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 2 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी जीके का आपको पता है कि इसकी कोई और छोर कभी नहीं थी ना कभी होगी। ये पॉलिटी से अच्छे सवाल पूछे लिए जा रहे हैं, एक दो सवाल तो पूछ ही लिए जा रहे हैं, और उसके आपके जो है इकोनॉमिक्स से पूछ लिया जा रहा है खास करके, ठीक है। ये सब देख लीजिए, और बाकी स्टैटिक जीके में देख लीजिए, 5 ईयर प्लान देख लीजिए। अच्छा, इन्वायरमेंट भी पूछा जा रहा है बायोलॉजी के सेक्शन में, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 5 ईयर प्लान देख लीजिए, सेंसेक्स देख लीजिए, उसके बाद आपका जितने भी डांस हो गए स्टैटिक जीके में आते हैं वो सभी देख लीजिए, टेम्पल्स वगैरह ये सब देख लीजिए, सब तो आप सभी को पता ही होगा। तो मेनली मैंने ये आप सब चीज़ों के साथ ये चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। मैथ, रीजनिंग, साइंस अच्छा पैटर्न आ रहा है। अभी लग रहा होगा कि एनालिसिस देखने के बाद बहुत ईजी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा आपको फेस करना पड़ सकता है एक चैलेंज। तो अटेम्प्ट की अब हम बात कर सकते हैं, देखिए मैथ में आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, अप्रॉक्स कम से कम 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी 18 अटेम्प्ट अच्छा होगा, 18 से कम नहीं करना चाहिए मैथ्स में, 20 अटेम्प्ट अच्छा है। रीजनिंग अच्छी आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है, लेंदी आ रही है, और 1-2 सवाल तो बिल्कुल टफ ही आ रहे हैं, ठीक। तो वहाँ पर आपकी बात कर लें आउट ऑफ 30 में आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं 22 से 25 के आसपास, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट 25 करके आएंगे, 22 तक आपको करना चाहिए रीजनिंग में। उसके बाद साइंस की बात कर ली जाए तो साइंस में आप कम से कम 15 सवाल टारगेट रखिए करने का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कंसेप्ट के ऊपर है भाई साहब। लोग आपको बता रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ गया है मेरे उसके या उसके किसी भी किताब से या कुछ भी है। तो देखिए किताबें अगर बात कर ली जाए तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही आ रही है चीज़ें, बट एनसीईआरटी में भी वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी से कहाँ आ रहा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जब एसिड बेस्ड चैप्टर पढ़ रहे होंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब वो एक्टिविटी में तो वहाँ सॉल्यूशन देते नहीं, वो बोल देते हैं कि आप खुद से घर में करिए वो एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी को उठा करके आपका सवाल बनाया गया है ग्रुप डी में। ये आपको मैं अभी प्रूव करवाऊंगा जब आंसर की आ जाएगी तब कि कौन कौन से सवाल ऐसे पूछे गए हैं, ठीक। क्योंकि मैंने उन सारे स्टूडेंट से बताया, उन्होंने मुझे बताया है इतनी डिटेल एनालिसिस के साथ,
तो ये भैया है, डरने वाली बात नहीं है। साइंस में 15 कर रहे हैं तो ठीक है, कोशिश कीजिए 18 से कम 18 के आसपास जाएं। कोशिश करना है 18 के आसपास जाना, मतलब ये नहीं कि तुक्का मार के, सही अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक जितना मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ बात की है, क्योंकि 15 क्वेश्चन साइंस में कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। उधर 18 से 20 सवाल आप कर सकते हो किसमें, मैथ्स में, ठीक है। और रीजनिंग में कम से कम 22 से 25। तो आपका टोटल अटेम्प्ट कितना हो गया, 15 और इधर 20 35, ठीक है। 15 20 35 और 35 20 55 से 60, यानी 60 है, ठीक है। मतलब कम से कम देखिए अभी तक जिनका पेपर हो गया है 60 तो नहीं कहूँगा भाई, क्योंकि देखिए कंपटीशन भी अच्छा खासा है। कम से कम 62 प्लस, ठीक है। 62 प्लस कम से कम आपके होने चाहिए, प्लस ही होने चाहिए यहाँ से 62 प्लस। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 62 प्लस करने का मतलब ये है कि 62 प्लस से 67 66 भी तक आपके इस बार के अच्छे स्कोर। अभी तक का पेपर की बात कर रहा हूँ, अब और भी टफ कर दे। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, पेपर अब वही पैटर्न पे चलने वाला, बिल्कुल ये चलेगा। जैसे कि लेंस वगैरह पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूछे जा रहे हैं, मैग्नेटिज्म पूछ लिए जा रहे हैं, उसके बाद मोशन से क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये सब देख के जाइए, और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कंसेप्ट है तो ही सवाल बनेंगे, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। भले आपका वो ख़राब लग सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है साहब। चलिए बातें यहाँ तक चीज़ें हो गई। एनालिसिस पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, मैथ्स वगैरह का कर लीजिए एनालिसिस, लेकिन जो आप साइंस में देख रहे हैं वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं फेस करना पड़ रहा है। कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन ये बात आप ना मानिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल से आए हुए स्टूडेंट से मैं बातें कर रहा हूँ। अब देखिए कोई चीज़ लड़ जा रहा है वो अलग, देखिए फिगर से अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बायोलॉजी का, मैंने बायोलॉजी जब पढ़ाया तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक टॉपिक में मैंने फिगर बताया। तो सवाल वहाँ जो देखिए, इसलिए डिटेल मैं कोई भी चीज़ के पीछे जाता हूँ कि डिटेल कर लेने के बाद ना, कि आपको डर नहीं रहता है कि भाई आप क्या एग्जामिनेटर घुमा दे, इसलिए अभी तक मैं मतलब बिल्कुल फ्री माइंड हूँ कि बायोलॉजी के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे, चाहे वो डायग्रामेटिक कुछ भी रहे तो भी वो मेरे नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, कोई नहीं। जिनको बायोलॉजी पढ़ना वो हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी के प्लेलिस्ट बन पढ़ लीजिए, वाकई दमदार कंटेंट है, पूरा एनसीईआरटी का वो निचोड़ ही है एक तरह से, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।